नमस्कार। किसी ने क्या खूब कहा है कि संघर्षों की राह पर जो चलता है वही संसार को बदलता है। और जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूरज बनकर वही चमकता है। और ये पंक्तियां एकदम सटीक बैठती हैं एक शख्स पर, और वो है हमारे देश का प्रधानमंत्री। जी हाँ, मैं प्रधान सेवक नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की बात कर रही हूँ, जिनका जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के बड़नगर में हुआ था। और वे शुरुआती दौर में ही अपनी प्रारंभिक शिक्षा के साथ अपने पिताजी के कार्यों में उनकी सहायता किया करते थे। और तो और उन्होंने अपने बड़े भाई के साथ बस स्टॉप पर एक चाय की दुकान जो खोली थी उनके बड़े भाई ने, उसमें भी वो हेल्प करते थे। इसके साथ ही 8 साल की कम उम्र में ही वे आरएसएस के संपर्क में आ गए थे। धीरे धीरे आरएसएस के सिद्धांतों, उनके क्रियाकलापों को जानने लगे, उनको बहुत अच्छा लगने लगा। और साथ ही साथ धर्म, संस्कार, सनातन की जो कह सकते हैं ना कि एक नींव, वो उनके बचपन में ही रखी जा चुकी थी। और हिंदी भाषा तो आती ही थी, गुजराती भाषा उनकी मदर टंग, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं अंग्रेजी, तो अंग्रेजी का भी उनको उतना ही ज्ञान था। और धीरे धीरे अपनी पढ़ाई उन्होंने की। पहले प्रारंभिक शिक्षा, इसके बाद हायर सेकेंडरी, उसके बाद उन्होंने स्नातक और स्नातकोत्तर की भी पढ़ाई की। और इन पढ़ाई के बीच में ही अपने स्टडी के दौरान उन्होंने आरएसएस में जो क्रियाकलापों में वो भाग लेते थे, कल्चरल एक्टिविटीज में भाग लेते थे, प्रखर वक्ता थे। और आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि वे एक अच्छे लेखक हैं, और साथ ही साथ गुजराती भाषा में वो बेहद अच्छी कविताएं लिखते हैं। और आरएसएस में जो उनकी कर्मठता देखी गई, तो उनको आरएसएस का पूर्णकालिक प्रचारक बना दिया गया। और आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि 1985 में आरएसएस ने इनके कार्यों को देखा। और जो बुक्स प्रकाशित होती थी आरएसएस के माध्यम से, वो उसमें शोध पत्र जो है उसमें शोध का कार्य करते थे। इसके अलावा राइटिंग वर्क उनका था। और वो जगह जगह जाकर आरएसएस के सिद्धांतों के बारे में युवाओं को बताते थे, उनको जागरूक करने का कार्य करते थे। और सनातनी परंपरा जो थी वो बचपन से उसमें वो रचे बसे थे। और यही इनके क्रियाकलापों, इनके कार्यों को देखते हुए प्रखर वक्ता है। और साथ ही साथ हर एक चीज का ज्ञान होने के नाते 1985 में आरएसएस ने इन्हें बीजेपी के हवाले किया। मतलब ये कि इन्हें बीजेपी में भेजा। और उसके बाद 1985 के बाद जब 1987 में गुजरात में नगरीय जो पालिका के चुनाव हुए, उसमें इन्होंने अपनी बेहतर भूमिका अदा की। और जीत भी जो था, नगर पालिका में जो शख्स खड़ा था उस कैंडिडेट को जीत भी उन्होंने कह सकते हैं कि जीत हासिल करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और देखिए, कहते हैं ना कि काम बोलता है इंसान का। और ये एक पहले ऐसे शख्स हैं कि जिन्हें बिना चुनाव लड़े गुजरात का मुख्यमंत्री का पद मिल गया। कारण ये था कि 2001 में केशुभाई पटेल का स्वास्थ्य जो था अचानक से खराब होने लगा। और जब बहुत ज्यादा तबीयत बिगड़ गई, तो अब ये बात आ गई कि भाई गुजरात का मुख्यमंत्री का जो पद है वो किसको सौंपा जाए। एक ऐसा कैंडिडेट जो लोगों के बीच में जाता हो, जो लोगों की भावनाओं को समझता हो, जो साथ ही साथ इतना ज्ञानवर्धक हो, उसके साथ उसका इतना दिमाग हो कि जो डेवलपमेंट की बात कर सके, पूरे प्रदेश की बागडोर को संभाल सके। और सोचिए, उस समय नरेंद्र मोदी, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन तो किया था, लेकिन आप सोच सकते हैं कि बिना चुनाव के उनको ये जिम्मेदारी सौंप दी गई। फिर 2002 में उन्होंने चुनाव लड़ा, और उपचुनाव में उन्होंने भारी मतों से विजय हासिल की। और उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर तो उनका एक टर्नओवर हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ। और गुजरात में जिस प्रकार से विकास की गंगा उन्होंने बहाई, सब लोग देखने लगे। तब केंद्र में किसकी सरकार थी, ये आप सभी जानते हैं। और उसके बावजूद वहां पर विकास जो है, उस डेवलपमेंट को उन्होंने इस प्रकार से लाया कि विदेशी लोग भी गुजरात आने लगे। सूरत, गुजरात, और एक तरीके से इकोनॉमिकली कहें तो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रदेश बना दिया। और किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि 3 साल के इस मुख्यमंत्री को कभी सांसद का चुनाव लड़ते हैं, डायरेक्ट प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो विधायक का उन्होंने चुनाव लड़ा, मुख्यमंत्री बन गए। सांसद का चुनाव लड़ा, और आप प्रधानमंत्री बन गए। किसी ने सोचा नहीं था। अब क्योंकि ये गुजरात से थे, इसलिए इनको दूसरा प्रदेश दिया गया। दूसरे प्रदेश में जाकर दूसरे स्थान की उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। और सोचिए, ये कहाँ गए? काशी, भगवान भोलेनाथ की नगरी, महादेव की नगरी। और आप सोचिए, जब इनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई,
2014 का वो वक्त था। उस समय गुजरात से जब ये वहां पर गए तो स्थिति जो थी बनारस की काफी दयनीय थी। एक तरीके से सकरी गलियां और प्रदूषण और ट्रैफिक एवरीथिंग सब कुछ मचा मचा सा था। लेकिन कहते हैं अगर एक सांसद जो है वो अपने उस संभाग को उस जिले को अगर देखता है, वहां पर अगर वो तरक्की करता है तो लोग उसकी तारीफ करते हैं। गुजरात का 3 साल का एक्सपीरियंस, काशी की दशा और दिशा दोनों बदल दी गई। 26 मई को भारी मतों से जब वो जीते तो 26 मई को 2014 को उन्होंने प्रधानमंत्री पद का शपथ लिया और उसके बाद फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर 2019 की बारी आई। 26 मई 2019 को वे प्रधानमंत्री बने, लेकिन शपथ उन्होंने 30 मई को लिया और उसके बाद 31 मई को मंत्रिमंडल का विस्तार किया। और अब आप सोचिए कि किस प्रकार से जीत का परचम फहराते हुए उन्होंने विदेशों के लोगों से संपर्क साधा। और कहते हैं कि जब आप अपनी सोच बड़ी रखते हैं तब बड़े लोग भी आपको स्वीकार करते हैं। और यही कारण है कि हमारे भारत देश का आज बच्चा बच्चा मोदी का नाम जानता है। वो ये जरूर जानता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन है। चाहे कोई सी भी योजना को आप उठा कर देख लीजिए, पढ़ कर देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि 2014 के पहले स्थिति कैसी थी और 2014 के बाद की स्थिति कैसी है। किस प्रकार से विकास की इबारत इन्होंने लिखी और आज इतिहास में अपना नाम जो है वो सुनहरे अक्षरों में लिख दिया है। क्योंकि एक दिन पूरी दुनिया ही नहीं पूरा भारत देश जाने का एक ऐसा प्रधानमंत्री आया जिसने दशा और दिशा पूरी बदल दी। नए नए कॉन्सेप्ट, नए नए एक्सपेरिमेंट और नए नए रिस्क लेना। कहते हैं अगर आप जिंदगी में रिस्क नहीं लेते तो आप जीत भी नहीं सकते। और जो इंसान रिस्क नहीं लेता वो सफल नहीं होता। और रिस्क लेने वाला जितना बड़ा रिस्क होगा सफलता भी उतनी बड़ी होगी। और यही कारण है कि आज विदेशी आके नरेंद्र मोदी से मंत्र सीख रहे हैं कि किस प्रकार आप बेहतर प्लानिंग के साथ, टाइम मैनेजमेंट के साथ डेवलपमेंट कर सकते हैं। और यही कारण है कि G20 समिट हमारे यहाँ हुई और पूरे 20 देशों ने, बल्कि 21 देशों ने नतमस्तक होकर भारत को प्रणाम किया। और सोचिए हमारी संस्कृति परंपरा का निर्वहन करते हुए इस G20 सम्मेलन को सफल बनाया गया। तो पूरे देशवासियों का भी एक आशीर्वाद था, साथ ही साथ दिल्ली की जनता का एक सपोर्ट था कि इतना बड़ा सम्मेलन हमारे यहाँ हुआ। इंटरनेशनल जो डेलीगेट्स हमारे यहाँ आए उन्होंने हमारी संस्कृति और साथ ही साथ हमारे संस्कार को भी देखा और पहली बार शाकाहारी भोजन परोसा गया। और इसमें द्रौपदी मुर्मू जी का विशेष कह सकते हैं सहयोग रहा। और एक चीज और कि उन्होंने न सिर्फ शाकाहार का संदेश दिया बल्कि वो प्राकृतिक फूड जिनको वो कह रहे थे मिलेट फूड, उसको भी परोसा गया। और इसको कहते हैं एडवर्टाइजमेंट। जब आपकी थाली में अलग अलग फूड होंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होंगे, तो खाने वाला एक बार जरूर पूछता है कि भाई इस चीज को क्या कहते हैं, इसका स्वाद बड़ा लजीज है, इसे क्या कहते हैं। तो सारी डिशेस जो हैं बकायदा प्रिपेयर की गई थी और जितने भी शेफ थे उन्होंने इस चीज का ध्यान रखा था कि हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो स्टार्टर हो, चाहे वो आपका कह सकते हैं कि स्वीट्स हो, सब चीजों का ध्यान रखा था। और बकायदा उन्होंने मिलेट फूड को उसमें इन्वॉल्व किया था, चाहे वो कोदू हो, कुटकी हो, बाजरा हो, एवरी थिंग जो कहते हैं ना कि आज हम प्रमोट कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये है कि भारत के जो फूड है उनको प्रमोट कैसे करना है। जब आपकी थाली में कहते हैं ना कि जब पूरे 56 भोग लगे रहते हैं तो 56 भोग का नाम लोग जानना चाहते हैं, स्पेशली जो मेहमान आता है। और मेहमान तो हमारे यहाँ वैसे भी अतिथि देवो भव और वसुदेव कुटुंबकम की एक जब बात हम करते हैं कि पूरा जो विश्व है हमारा परिवार है, तो ऐसे अतिथियों का सम्मान और उसके साथ ही इस सम्मान के साथ देश की गरिमा को बनाए रखना और देश का गौरव बनाए रखना, ये बहुत बड़ी बात होती है। 17 सितंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है और इस पर ऐसे ही हम कुछ कहानियां आपको सुनाते रहेंगे। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किन किन योजनाओं को लेकर आए, किन के लिए लेकर आए, इस सब की बात हम आपसे करेंगे। चाहे वो छोटा सा बच्चा हो, छोटी सी बच्ची हो, किस प्रकार से लगाव के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलता है।
चाहे वो बच्चियां हों, जब वो राखी बांधती हैं तो उनको वो मोटा भाई नजर आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं मोटा भाई, वो भाई जो उनकी रक्षा करता है। और महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो वो भी उनको मोटा भाई मानती हैं। कुछ लोग उनको दादा बोलते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि युवा हैं, उनके साथ सेल्फी लेने में उनको बड़ा इंटरेस्ट लगता है। और तो और जब वो विदेश जाते हैं और जब वो देखते हैं कि हमारे भारतीय मूल के कोई खड़ा हुआ है या कोई विदेशी है उनकी सेल्फी ले रहा है, तो बाकायदा मोबाइल ले लेते हैं, खुद ही सेल्फी लेकर देते हैं। तो ये होता है अपनत्व। और इसको कहते हैं, लोग ये पूछते हैं ना कि ब्रांडिंग कैसे होती है। तो नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं ना कि एक युग पुरुष तो है ही, वो मंदिर भी जाते हैं, वो मस्जिद भी जाते हैं, और वो गुरुद्वारे भी जाते हैं। और जहाँ जाते हैं, जैसे जाते हैं, वहाँ के वेशभूषा, वहाँ के रंग ढंग में जो है रच बस के जाते हैं। और उनकी लैंग्वेज से उनको सबसे पहले संबोधित करना, ये बड़ी बात है। आप जिस भी कंट्री में जाते हैं, जिस भी स्टेट में जाते हैं, वहाँ की लैंग्वेज में आप जब बात करते हैं तो जो ऑडियंस होती है उसको पहली बार में ही आप अपना बना लेते हैं। जब आप गुजरात में जाएं और गुजरात में जाकर किसी गुजराती से बात करें तो नमस्ते की बजाय अगर आप ये कहते हैं केम छो मोटा भाई, मजमा, तो उसको लगता है मेरा कोई अपना आया है। और ये जो चीज़ है ना, इसी बारीकी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक फंडा अपनाया 2014 से अगर 23 तक की मैं बात करूं, तो बहुत सॉलिड फंडा है। और किसी को अपना बनाने के लिए कहते हैं ना कि पेट से दिल की शुरुआत होती है। जो आप भोजन करते हैं, अगर आप भोजन अच्छा करेंगे तो दिल खुश हो जाता है। तो हमारे जो विदेशी मेहमान आए, भोजन अच्छा किया तो दिल खुश हो गया, बाग बाग हो गया, और सभी बड़े खुश होकर यहाँ से गए। और आप ये सोचिए कि विदेशी मेहमान आपके यहाँ बिना जूते के अगर जा रहे हैं किसी सम्मानित स्थल पर, तो ये आपके लिए बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर वो हमेशा जूते चप्पलों में ही रहते हैं। इवन वो चर्च में भी जाते हैं, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप देखिए, ऋषि सुनक भी जो हैं, वो जब मंदिर गए और किस प्रकार से अपनी धर्मपत्नी के साथ उन्होंने माथा टेका और उसके बाद उन्होंने प्रणाम किया, यहाँ की संस्कृति को देखा। हालांकि वो वहाँ पर रहते हैं, लेकिन जो उनकी धर्मपत्नी है वो यहीं भारतीय है। और भारतीयता जो है विदेश में चली गई, तो ये नहीं है कि भारतीयता वो भूल गई हैं। आपने उनके परिधान को देखा, किस प्रकार से सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। आज की जो महिलाएं हमारे भारत देश की हैं, वो अक्सर आप देखते होंगे कि मॉडर्निटी के चक्कर में वो अपने परिवार, अपने संस्कार को भूल जाती हैं। और कई बार बड़े बड़े समारोह में अगर आप देखेंगे, अभी क्योंकि नवरात्र आने वाला है तो गरबा का आयोजन होगा, और गरबा के आयोजन में आप देखेंगे तो हैरत की बात यह है कि जो जजमेंट करते हैं वो गरबा के रिंग में, जिसको हम माता रानी की आराधना के लिए रिंग बनाते हैं, वहां पे भी जूते चप्पल पहन के चले जाते हैं। और तो और अगर आप उनको टोकते हैं तो उनको बड़ा ऑकवर्ड लगता है, कहते हैं कि अरे क्या है, मिट्टी है। तो भाई, जिस मिट्टी में आप पैदा हुए हैं वहां पर नंगे पांव आराधना करना आपके माता पिता ने नहीं सिखाया है, तो कृपया करके उन्हें सिखाएं। और खासकर अब नवरात्र पर्व जो आ रहा है उसमें माता रानी की आराधना आप रिंग में अगर करते हैं, डांडिया कर रहे हैं, गरबा कर रहे हैं, तो नंगे पांव करें। क्योंकि आप देखिए, विदेशी संस्कृति में रहने के बाद भी ऋषि सुनक की धर्मपत्नी जी किस प्रकार से भारतीय परिधान में भगवान के मंदिर गई। तो कृपया करके मंदिर और कहीं अगर आप ऐसे देवस्थल में जा रहे हैं तो भारतीयता का आप परिचय दें। और आप सलवार सूट पहन सकती हैं, आप साड़ी पहन सकती हैं, लेकिन आप अपने कल्चर को मत भूलिए, क्योंकि आज विदेशी हमारे कल्चर को अपना रहा है। लेकिन हैरत की बात यह है कि हमारे भारत देश की कुछ नारियां मॉडर्निटी के चक्कर में भारतीयता को खोती जा रही हैं। और यही चीज की बारीकियों को सिखाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतनी विदेश यात्रा की, इतनी विदेश यात्रा की कि लोगों के संपर्क में आकर उनके टेस्ट को समझा, उनसे मिले, अपनी संस्कृति के बारे में बताया, अपने देश के अलग अलग कल्चर के बारे में बताया, अपने देश की परंपरा के बारे में बताया, और अपने देश की स्पेशल चीज़ें जो हैं, जो प्रोडक्ट है, उनका प्रचार प्रसार किया। और कहते हैं कि जब आप मुख से किसी चीज़ का प्रचार प्रसार करते हैं तो बहुत ज़्यादा मॉब में अगर आप करते हैं तो एक मुंह से दूसरे मुंह में जाते जाते वो जो होता है ना, कान में सुनते सुनते आपने कहा हमने सुना, तो इसका प्रचार और अच्छे से हो जाता है।
मीडिया तो करता ही है, लेकिन कहते हैं ना, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश में संबोधित करते हैं तो बच्चा बच्चा सुनता है कि वो कह क्या रहे हैं। और उनकी हर एक बात में तथ्य होता है, हर एक बात में अर्थ होता है। और यही कारण है वो दूसरे नेताओं से एकदम डिफरेंट है। उनके जैसा बनने के लिए आपको पहले सुनना पड़ेगा। और वो विधानसभा में भी सुनते थे, राज्यसभा में भी सुनते हैं, लोकसभा में भी सुनते हैं, और तो और वो पब्लिक को भी सुनते हैं, और विदेश जाते हैं तो वहाँ पे भी लोगों को सुनते हैं। और सुनने के बाद जब वो बोलते हैं तो फिर पूरी दुनिया जो है उनको सुनती है और उनको नतमस्तक होकर प्रणाम करती है। तो ये ऐसे ही बातें हम लेकर आते रहेंगे, क्योंकि 2024 में भी वक्त है, लेकिन हम एपिसोड बाय एपिसोड बताते रहेंगे कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने देश का विकास किया। राष्ट्रगुरु की अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रगुरु का जो परचम आज फहराया जा रहा है, और सनातनी परंपरा का जो आज परचम फहराया जा रहा है, ये 2014 से शुरू हुआ है। और खासकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत आज सोशल मीडिया पर यूथ हो या फिर वृद्ध हो या फिर कह सकते हैं ट्विटर हो, फेसबुक हो, आपका इंस्टाग्राम को तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा रील से परिपूर्ण रहता है, और इंस्टाग्राम कम टिकटॉक कह सकते हैं, तो वहाँ को तो मैं नहीं कहूँगी। लेकिन फेसबुक और ट्विटर और व्हाट्सएप के ज़रिए जो है सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से प्रचार प्रसार हो रहा है, आज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत युवा जो है इतिहास को जान रहा है, वो 2014 के बाद से ही शुरू हुआ है। और ये आप याद रखिए कि कुछ बात तो ऐसी है जनाब कि हंसती मिटती नहीं हमारी। और आगे बताएंगे हम कौन कौन सी योजनाएं लेकर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे देश के लिए। तब तक देखते रहिए रेवा टीवी डिजिटल मीडिया। और हाँ, आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आगे आप क्या देखना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी के किन किन अनछुए पहलुओं पर आप सुनना चाहते हैं और क्या जानना चाहते हैं। धन्यवाद। जय सिया राम। हर हर महादेव।